नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुरादाबाद से। बड़ी खबर इस वक्त की है जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद पहुंचे हैं निकाय के शपथ ग्रहण समारोह में। बता दें आपको कि शामिल हुए हैं इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप मुरादाबाद से, जहां यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हैं और निकाय के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया है। नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों ने शपथ ग्रहण की है। तो मुरादाबाद से बड़ी खबर इस वक्त की, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने नए पार्षदों को शुभकामनाएं दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से देख रहे हैं आप। तो मुरादाबाद से ये तस्वीरें इस वक्त की, जो हम बता दें आपको कि भूपेंद्र चौधरी जो हैं यूपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं मुरादाबाद और नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों को शपथ ग्रहण में उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से। तो निकाय के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद पहुंचे और नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों ने शपथ ग्रहण की है। जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ पूरी अपडेट है? भूपेंद्र चौधरी पहुंचे थे मुरादाबाद। मनोज, आवाज मिल पा रही है आपको? मनोज, भूपेंद्र चौधरी पहुंचे थे मुरादाबाद, क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्या कुछ कार्यक्रम उनके थे? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज नगर निकाय चुनाव जो जीत के बीजेपी के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल मेयर बने थे, आज उनका शपथ समारोह था। सभी मुरादाबाद के लोग वहाँ उपस्थित थे, गणमान्य लोग उपस्थित थे, भूपेंद्र चौधरी उपस्थित थे, जतिन प्रसाद वहाँ थे, कई वरिष्ठ नेता भी इस प्रोग्राम में रोल लिया था उन्होंने, और इसे शपथ प्रोग्राम हुआ था। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबर इस वक्त देख रहे हैं आप मुरादाबाद से, जहां निकाय चुनाव के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हैं और नव निर्वाचित पार्षद और महापौर को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। आज मुरादाबाद नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी और सभी मान्य 70 सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है। सभी नवनिर्वाचित सभासदों ने और महापौर जी ने शपथ ली है और इस मुरादाबाद की जनता ने आने वाले 5 साल तक अपनी अपेक्षा आवश्यकता के अनुसार काम करने का जनादेश दिया है। मेरे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि आज पूरे प्रदेश में सभी नगर निकायों के शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम हुए हैं। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नगरीय क्षेत्रों में काम करने का अवसर दिया है और सभी नगर निगम के महापौर, सभासद, चेयरमैन, सभासद, पूरे सब लोग मिलकर नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए काम करेंगे, नगरों को सजाने और संवारने का काम करेंगे। और मैनपुरी से बड़ी खबर इस वक्त है। मैनपुरी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जहां जनपद की जनसभा को संबोधित आज सीएम योगी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप मैनपुरी से, जहां मैनपुरी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और जनपद की जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ आज संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से देख रहे हैं आप, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ का मैनपुरी दौरा है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। जो हम बताते हैं आपको कि 24 के चुनाव के लिए एक अलग जो है वो भाजपा जगा चुकी है। अब लगातार भाजपा जुटी हुई है 24 के चुनाव की तैयारियों में, ताबड़तोड़ रैलियां प्रचार में, जो क्योंकि अभी वेस्ट यूपी में भी कल सीएम योगी आदित्यनाथ का मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दौरा था। बेहद ही खास जो दौरे हैं ये माने जा रहे हैं निकाय चुनाव के बाद। तो इसी बीच अगली खबर का भी रुख कर लेंगे, जहां बता दें आपको कि आगरा से बड़ी खबर है इस वक्त की। निकाय के बाद 24 की तैयारी में अब देखिए रालोद जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर
आगरा से देख रहे हैं आप, जहां निकाय के बाद 24 की तैयारी में रालोद जुट गई है। जहां बता दें आपको कि 15 जगहों पर जयंत चौधरी नुक्कड़ जनसभा को संबोधित करेंगे और 27 और 28 मई को बता दें आपको कि समरसता अभियान के तहत जो है 15 गांव में जयंत चौधरी घूमेंगे, जनसंपर्क करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 27 और 28 मई को जयंत चौधरी आगरा पहुंचेंगे, जहां जयंत चौधरी नुक्कड़ सभाएं करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ अपनी पार्टी की नीतियां क्या है, विचारधारा क्या है, उससे अवगत कराएंगे। तो उस वक्त की बड़ी खबर, जहां 24 के चुनाव में अब एडी चोटी का जोर लगा देना चाहते हैं जयंत चौधरी। निकाय के बाद अब जयंत चौधरी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं, जहां वो 24 की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने वोट बैंक को भी मजबूत करने में अब जयंत चौधरी जुटे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आगरा से। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी 80 सीटें जीतने का जो प्लान है वो मेगा प्लान बना लिया है। बीजेपी ने इस काम में अपने सभी मंत्रियों को भी लगा दिया है। हमको बता दें कि बीजेपी ने अपने इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो एक महासंपर्क जन के नाम उसको दिया है, इससे शुरुआत की है। और अब बीजेपी के इस अभियान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जो है वो टिप्पणी की है, जो हम निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगा दिया है कि बीजेपी के इस कदम से पार्टी के कार्यकर्ता निराश हैं। सपा नेता ने ट्वीट किया और लिखा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सांसद और विधायकों ने काम किया होता तो भाजपा को अपने महाजनसंपर्क अभियान के लिए बाहर से मंत्रियों को ना बुलाना पड़ता। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी इसीलिए निराश और निष्क्रिय हैं। ये महाजनसंपर्क अभियान बता रहा है कि भाजपा का गांव-गांव से संपर्क टूट चुका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं हम, जहां बता दें हमको कि लखनऊ से है बड़ी खबर, जहां अब बता दें हमको कि पूरा एक महीने तक जनसंपर्क अभियान जो है वो भाजपा चलाने वाली है। उसी के ऊपर तंज कसते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर गांव-गांव तक भाजपा का कनेक्शन होता तो इस तरीके से बाहर के मंत्रियों को प्रचार के लिए ना बुलाना पड़ता। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बता दें आपको कि विपक्ष तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं भाजपा भी पुरजोर तरीके से अब 24 के चुनाव पे जुट गई है। और इसी बीच फिरोजाबाद से बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां शपथ ग्रहण समारोह से पहले पार्षदों का हंगामा देखने को मिला है। मंच पर जगह नहीं मिलने से नाराजगी जताई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से है, जहां शपथ ग्रहण समारोह में बता दें आपको कि होना था और उससे पहले ही पार्षद जो है वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं और जमकर हंगामा पार्षदों का देखने को मिला। मंच पर जगह नहीं मिलने का जो कारण है, जो विवाद का कारण, वो बताया जा रहा है कि मंच पर जगह नहीं मिली, इसीलिए जो है वो पार्षदों ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि मंच पर रहने के लिए आपस में जमकर नोकझोंक करते हुए पार्षद जो है वो नजर आए हैं। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां जयंत चौधरी की आंखों में आंसू आए हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। तो लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां जयंत चौधरी की आंखों में आंसू नजर आए हैं। पिता अजीत सिंह की याद में भावुक होते हुए जयंत चौधरी मंच से नजर आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जो जयंत चौधरी की आंखों में आंसू आए हैं। पिता अजीत सिंह की याद में भावुक हुए हैं चौधरी, और पार्टी के नेता और दूसरे लोग भी भावुक होते हुए नजर आए हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने पिता को याद कर भावुक हो गए। जयंत चौधरी इन दिनों समरसता अभियान के तहत गांव-गांव पहुंच रही हैं। जयंत एक गांव में भाषण के दौरान अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह को याद करते हुए भावुक हो गए। जयंत आंसू नहीं रोक सके तो मौजूद लोगों ने उनका ढांढस बंधाया और राष्ट्रीय लोकदल ने ट्विटर पर जयंत का ये वीडियो जो है वो साझा किया है, और जो अब जमकर वायरल हो रहा है। जयंत किसानों से बात करते हुए कहते हैं कि आप चौधरी अजीत सिंह से किस तरह जुड़े हुए थे मैं जानता हूं, अब वो नहीं रहे तो आप ही मेरे अपने और मेरे बड़े हो। मैं यहाँ आपका संरक्षण लेने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी यादों को संजो कर रखें।
इतना कहते हुए जयंत चौधरी रोने लग जाते हैं। जयंत को रोता देख पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारे लगाने लगते हैं, जयंत चौधरी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद जयंत खुद को संभालते हैं और गमछे से आंसू पोंछते हुए नजर आते हैं। कहते हैं मैं जानता हूं हालात क्या हैं, आज किसान को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। फसल बीमा के नाम पर पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन क्या वापस उनसे कुछ मिल पाता है? मैं यही कहना चाहता हूं कि ये पार्टी आपकी है, आपका सबका मुझ पर हक है और पूरे हक से मुझे पार्टी को मजबूत करिए, मुझसे बात कहिए। क्या वो पूरा बयान है जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है? सुन। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं, जयंत चौधरी संघर्ष करो, हम नहीं है। किसान को कोई नहीं पूछ रहा। मैं इतना ही चाहता हूं, उन यादों को आप सजो के रखो। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं, जयंत चौधरी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। हर में बड़े लोगों का बड़ा योगदान होता है और इसका एहसास तब होता है जब वो लोग नहीं रहते। आप मेरे अपने बड़े हो, मैं आपका संरक्षण लेने आया हूं। मैं चाहता हूं आप आशीर्वाद अपना बनाए रखना। यह आपकी पार्टी है, आपका मुझ पे हक है, आपका इन पे हक है। ये काम ना करें, कोई शिकायत हो तो मुझे बताओ। लेकिन वाकई आज चिंता का सवाल यह है कि हमारी हालत क्या है समाज में। किसान को कोई नहीं पूछ रहा। सरकार कहने को किसानों के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन जमीन पे धरातल पे तो देखो क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा फसल बीमा योजना बनाएंगे, नई योजना होगी, सबको लाभ मिले, सुरक्षा कवच किसानों को मिलना चाहिए। बहुत अच्छी लगी बात। सच्चाई क्या है? प्रीमियम खा गए, निजी कंपनियों को आगे बढ़ावा दे दिया और अनिवार्यता रखी कि चाहते हो नहीं चाहते हो सीधा प्रीमियम कटेगा। जब शुरुआत योजना 2016 की हुई तो ये इस कानून इसका स्वरूप था योजना का। और स्थिति ये है कि निजी कंपनियों ने मुनाफा कमा लिया। आज जब किसान की फसल खराब होती है, आप क्लेम करके देख लो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी और इस बीच मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर इस वक्त है। मुजफ्फरनगर पहुंचे वंदे भारत ट्रेन, जहां बता दें आपको कि संजय बालियान ने बड़ा ऐलान इस दौरान जो है वो किया है और जमकर स्वागत भी वो करते हुए नजर आए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त मुजफ्फरनगर से है, जहां वंदे भारत ट्रेन जो है वो पहुंचे मुजफ्फरनगर और मंत्री संजय बालियान ने बड़ा ऐलान भी किया है। ऐलान के बाद जमकर उनकी तालियां भी बजी हैं। क्या कुछ वो पूरा बयान है संजय बालियान का, वो जिनका सहयोग विशेष रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हुआ है। हमारी पदाधिकारी रेणु जी और बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी का धन्यवाद करता हूं। सभी नवनिर्वाचित सभासद और चेयरमैन जो आज यहाँ मौजूद है, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी पार्टी के पदाधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, जनप्रतिनिधि, सबका स्वागत करता हूं। मैं आज एक इस मंच के माध्यम से, मैं 2014 में जब मैं सांसद बना तो मुझे एक ही बात पूरे चुनाव में सुनने को मिली कि मुजफ्फरनगर की एक डिमांड जो बहुत पुरानी है, एक का मुझे बड़े बुजुर्गों ने कहा, बेटा एक काम करना, तेरे पे और कोई काम हो ना हो, इस मुजफ्फरनगर तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण करवा देना। ये सबसे बड़ी मांग 2014 में मुजफ्फरनगर में थी। और मेरे से पहले जो सांसद रहे उन सबने भी प्रयास किया होगा, मैं नहीं कहता, क्योंकि मुख्य डिमांड है, सबने प्रयास किया होगा। पर मेरा सौभाग्य कि मुझे नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला और उनका दुर्भाग्य कि उन्हें और कोई मिले। भाई, वो उनका दुर्भाग्य विचारों का। मैं आज इस मंच के माध्यम से उस समय के रेल मंत्री आदरणीय सदानंद गौड़ा और रेल राज्य मंत्री आदरणीय मनोज सिन्हा का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद करता हूं कि उन दोनों की वजह से मुजफ्फरनगर तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ। और आपको अजीब लगेगा, शायद 1920 में रेलवे लाइन बनी थी पहली, 1920 के करीबी रेलवे स्टेशन बने थे।
ना रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ 96 साल में, ना रेलवे स्टेशन में सुधार हुआ। पहले रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ और बिजली की पहली रेल, जब मैं सांसद था तो पहली जब ट्रेन चली बिजली की इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद, तो मैं ही बैठ के उसमें मुजफ्फरनगर तक आया। ये सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ, नहीं तो बस डीजल की चल रही थी रेल, बिजली की रेल भी नहीं थी। सारे नए रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ। ये जो मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन है, ये मैंने किशनगढ़ में देखा था। मैं राजस्थान गया घूमने के लिए पार्टी के काम से। मैं सुबह ट्रेन से उतरा तो उतरते देखा मैं किसी महल में आ गया। बाहर निकल के देखा, मैंने देखा भाई महल है कि रेलवे स्टेशन? कहने लगे जी महल की तर्ज पर रेलवे स्टेशन है। जब मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के बनने की बात आई तो मैंने अधिकारियों से निवेदन किया कि भाई इसे किशनगढ़ की तर्ज पर बना दो। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में जितने रेलवे स्टेशन है, वहां से शुरू कर लो दौराला, सकौती, खतौली, जड़ौता, मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर और आगे भी जो मेरे क्षेत्र से बाहर है मेरे जिले में, सभी रेलवे स्टेशन का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ। 96 साल पुराने रेलवे स्टेशन नहीं लगवाई गई किसी पर। तो मैं आज उन सबको याद करना चाहता हूं जिनका इसमें सहयोग रहा। और अब तो ऐसी बात, अब ऐसी सौगात मिली वंदे भारत के रूप में। बीच का कोरोना का रहा कि सबका आग्रह था कि ट्रेन बंद हुई, ट्रेन चलवाओ, ट्रेन चलवाओ। कुछ ट्रेन चली, कुछ के स्टॉपेज डिस्टर्बेंस रहे 2 साल। जब वंदे भारत की बात आई तो मैंने 1-1.5 महीने पहले आदरणीय मंत्री से रिक्वेस्ट की कि भाई वंदे भारत हमारे रूट देहरादून तक का रूट बड़ा अच्छा है, दिल्ली से लेके हरिद्वार देहरादून तक इस पर वंदे भारत चलनी चाहिए। वंदे भारत का निर्णय तो हुआ, चलाने का निर्णय भी हो गया, लेकिन ये जो हमारे अधिकारी महोदय होते हैं किसी भी विभाग के हो, ये रूल बहुत देखे हैं। कहने लगे जी रूल में मुझे अपना रेलवे स्टेशन नहीं आता भाई। ट्रेन तो चलेगी पर 3 दिन पहले हमारा स्टेशन काट दिया इन्होंने। अब स्टेशन काट दिया तो मैंने भी मंत्री जी को कहा भाई रूल तोड़वाने का काम तो मुजफ्फरनगर वालों को बढ़िया डाला है। ट्रेन चलेगी तो स्टेपेज मुजफ्फरनगर होगा, अगर स्टॉपेज नहीं होगा तो ट्रेन भी नहीं होगी। और मैं आज धन्यवाद करूंगा आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का। इसीलिए सारा मुजफ्फरनगर आया है आज धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने हमारी बात मानते हुए स्टॉपेज मुजफ्फरनगर में चाहता हूं जिनका इसमें सहयोग रहा। और अब तो ऐसी बात, अब ऐसी सौगात मिली वंदे भारत के रूप में। बीच का कोरोना का रहा कि सबका आग्रह था कि ट्रेन बंद हुई, ट्रेन चलवाओ, ट्रेन चलवाओ। कुछ ट्रेन चली, कुछ के स्टॉपेज डिस्टर्बेंस रहे 2 साल। जब वंदे भारत की बात आई तो मैंने 1-1.5 महीने पहले आदरणीय मंत्री से रिक्वेस्ट की कि भाई वंदे भारत हमारे रूट देहरादून तक का रूट बड़ा अच्छा है, दिल्ली से लेके हरिद्वार देहरादून तक इस पर वंदे भारत चलनी चाहिए। वंदे भारत का निर्णय तो हुआ, चलाने का निर्णय भी हो गया, लेकिन ये जो हमारे अधिकारी महोदय होते हैं किसी भी विभाग के हो, ये रूल बहुत देखे हैं। कहने लगे जी रूल में मुझे अपना रेलवे स्टेशन नहीं आता भाई। ट्रेन तो चलेगी पर 3 दिन पहले हमारा स्टेशन काट दिया इन्होंने। अब स्टेशन काट दिया तो मैंने भी मंत्री जी को कहा भाई रूल तोड़वाने का काम तो मुजफ्फरनगर वालों को बढ़िया डाला है। ट्रेन चलेगी तो स्टेपेज मुजफ्फरनगर होगा, अगर स्टॉपेज नहीं होगा तो ट्रेन भी नहीं होगी। और मैं आज धन्यवाद करूंगा आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का। इसीलिए सारा मुजफ्फरनगर आया है आज धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने हमारी बात मानते हुए स्टॉपेज मुजफ्फरनगर में आखिरी टाइम पे 1 दिन पहले उन्होंने करने का काम किया। उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। भाई 10 बजे यहां से बैठोगे, 11:30 भाषण और चेयरमैन जो आज यहाँ मौजूद है मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरी पार्टी के पदाधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, जनप्रतिनिधि सबका स्वागत करता हूँ। मैं आज एक इस मंच के माध्यम से मैं 2014 में जब मैं सांसद बना तो मुझे एक ही बात पूरे चुनाव में सुनने को मिली कि मुजफ्फरनगर की एक डिमांड जो बहुत पुरानी है, एक का मुझे बड़े बुजुर्गों ने कहा बेटा एक काम करना, तेरे पे और कोई काम हो ना हो, इस मुजफ्फरनगर तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण करवा देना। ये सबसे बड़ी मांग 2014 में मुजफ्फरनगर में थी। और मेरे से पहले जो सांसद रहे उन सबने भी प्रयास किया होगा, मैं नहीं कहता, क्योंकि मुख्य डिमांड है, सबने प्रयास किया होगा। पर मेरा सौभाग्य कि मुझे नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला और उनका दुर्भाग्य कि उन्हें और कोई मिले। भाई उनका दुर्भाग्य विचारों का। मैं आज
इस मंच के माध्यम से उस समय के रेल मंत्री आदरणीय सदानंद गौड़ा और रेल राज्य मंत्री आदरणीय मनोज सिन्हा का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद करता हूं कि उन दोनों की वजह से मुजफ्फरनगर तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ। और आपको अजीब लगेगा, शायद 1920 में रेलवे लाइन बनी थी पहली, 1920 के करीबी रेलवे स्टेशन बने थे, ना रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ 96 साल में, ना रेलवे स्टेशन में सुधार हुआ। पहले रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ और बिजली की पहली रेल, जब मैं सांसद था तो पहली जब ट्रेन चली बिजली की इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद, तो मैं ही बैठ के उसमें मुजफ्फरनगर तक आया। ये सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ, नहीं तो बस डीजल की चल रही थी रेल, बिजली की रेल भी नहीं थी। सारे नए रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ। ये जो मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन है, ये मैंने किशनगढ़ में देखा था। मैं राजस्थान गया घूमने के लिए पार्टी के काम से। मैं सुबह ट्रेन से उतरा तो उतरते देखा मैं किसी महल में आ गया, बाहर निकल के देखा, मैंने देखा भाई महल है कि रेलवे स्टेशन? कहने लगे जी महल की तर्ज पर रेलवे स्टेशन है। जब मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के बनने की बात आई तो मैंने अधिकारियों से निवेदन किया कि भाई इसे किशनगढ़ की तर्ज पर बना दो। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में जितने रेलवे स्टेशन है वहां से शुरू कर लो दोराला। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने महाराष्ट्र में पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आग्रह करते हुए कहा है कि बीएसपी को अब तक महाराष्ट्र में एक भी मजबूत जो ताकत है वो बनाने के लिए चाहिए था। आगामी चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो हर राज्य के संगठन की समीक्षा की सीरीज में बीएसपी चीफ मायावती ने गुरुवार को महाराष्ट्र के वरिष्ठ और जिम्मेदार नेताओं के साथ मीटिंग की है। बीएसपी की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक अगर बात कर ली जाए तो मीटिंग में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मायावती ने दुख जताया कि बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर और कांशीराम की कर्मभूमि वाले महाराष्ट्र में बीएसपी की पार्टी एक बड़ी पॉलिटिकल पावर नहीं बन सकी। मायावती ने कहा कि यूपी में बीएसपी ने 4 बार अपनी सरकार बनाकर इतिहास रचा है। बीएसपी सुप्रीमो ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में खासकर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी के लिए खास लगन की ज्यादा जरूरत है। इसके लिए जो है वो बीएसपी कार्यकर्ताओं को तन मन धन से अभी से ही लग जाना चाहिए, इसकी जरूरत है। और इस तरीके से मायावती ने अपनी पार्टी बीएसपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। बीएसपी सुप्रीमो ने ये भी संभावना जताई है कि महाराष्ट्र लोकसभा इलेक्शन के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। उन्होंने ये भी जो आरोप है वो लगा दिया है कि महाराष्ट्र में लगातार जारी पॉलिटिकल पावर और स्वार्थ की लड़ाई वैमनस्य और आपसी उठापटक के कारण राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल है वो बना हुआ है। आखिर में मायावती ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों और 288 विधानसभा सीटों में कार्यकर्ताओं से पूरी शक्ति के साथ जुटने के लिए कह दिया है। तो मायावती अब 24 की तैयारियों में पुरजोर तरीके से जुट गई हैं। और वाराणसी से बेहद ही चौंका देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां वाराणसी में शादी के कुछ घंटे बाद ही दुल्हन बता देंगे आपको कि धोखा देकर निकल गई। आपको ये बताते चले कि सारनाथ थाने में तैनात 3 सिपाहियों सहित 10 के खिलाफ रंगदारी मांगने समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ है। राजस्थान के नागौर जिले के महावीर नगर बेटा निवासी वेंकटेश्वर तिवारी की तहरीर के आधार पर सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। वेंकटेश्वर के अनुसार अगर बात करें तो मेड़ता निवासी विजय जैन ने वाराणसी के कांशीराम आवास शिवपुर में रहने वाली संगीता मिश्रा से उनकी शादी कराई थी। शादी के बदले में लड़कों वालों ने 2 लाख रुपए भी दिए थे। 23 मई को रजिस्टर्ड शादी करने जा रहे थे। दोनों परिवार रास्ते पे खुद को सारनाथ थाने का पुलिस अधिकारी बताते हुए वहां से बता दें हमको कि वाहन रुकवा दिया, उनका पूछताछ की और आरोपी महिला से पूछने पर लड़के ने जबरदस्ती शादी कराने की बात कह डाली। तो इस तरीके से ये जनता का जो है वो जनता के साथ फ्रॉड किया करते थे। और इस बीच बिजनौर से बड़ी खबर इस वक्त है, जहां जीएसटी को लेकर व्यापारियों में प्रदर्शन देखने को मिला है उनका। और बता दें आपको कि व्यापारियों ने परेशान
करने का आरोप जो है वो लगाया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त बिजनौर से, जहां जीएसटी को लेकर व्यापारियों में रोष देखने को मिला है। जमकर प्रदर्शन करने का मामला बिजनौर से सामने आया है। व्यापारियों ने परेशान करने का जो है आरोप वो लगाया है और व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। और हमीरपुर से खबर है, जहां भरवा सुमेरपुर क्षेत्र के गांव टेढ़ा में गुरुवार सुबह पुरानी रंजिश के चलते बता दें हमको कि पड़ोसी ने पड़ोसी के रिहायशी मकान को आग के हवाले कर दिया। आग से लाखों रुपए की गृहस्थी जलकर खाक हो गई, जहां पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर बता दें आपको कि न्याय की मांग की है। तो खबर हमीरपुर से इस वक्त की, जो हम बताते हैं हमको कि आपसी रंजिश का जो मामला है वो सामने आया है, जहां एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस बीच बिजनौर से बड़ी खबर इस वक्त है, जहां जर्जर हालत में बता दें हमको कि मकान की छत जो है वो जा गिरी है और मलबे में 3 मासूम बच्चे जो हैं वो दब गए हैं। सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप बिजनौर से, जहां जर्जर हालत में थी एक छत और वो जा गिरी। बता दें आपको कि भरभराकर जो छत गिरी है वो बच्चों के ऊपर गिरी है और मलबे में 3 बच्चे दब गए हैं, जहां गंभीर चोटें जो हैं उनको लगी है और सीएचसी में इलाज के लिए फिलहाल भर्ती करवा दिया है। आपको बता दें कि मलबे में दबने से कीमती सामान जो है वो खराब हो गया और थाना नजीबाबाद के सहानपुर इलाके का ये पूरा मामला है। और बड़ी खबर इस वक्त की बुलंदशहर से, घर में घुसकर 2 युवकों ने महिला की गर्दन रेती। आपको बता दें कि गंभीर हालत में महिला को हायर मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर से ये पूरा मामला सामने आया है। बता दें आपको कि ये बर्बरता देखने को मिली है, जहां घर में घुसकर 2 युवकों ने महिला की गर्दन जो है वो रेती है। गंभीर हालत में महिला को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। एक युवक को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सिकंदराबाद नगर के मोहल्ला खन्नीवारा का ये पूरा मामला है। और सोशल मीडिया पर आपने कई बार ट्रेन के डिब्बे जैसे स्कूल वाली तस्वीरें तो देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीरें राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों से सामने आई हैं। ये वही उत्तर प्रदेश के जालौन से जो तस्वीरें हैं वो भी सामने निकल कर आई हैं, वही हूबहू ट्रेन के डिब्बे जैसे नजर आ रही हैं। यहाँ पर स्कूल प्रबंधन ने स्कूल की दीवारों को कुछ इस तरीके से रंगवा दिया, इस तरीके से पेंटिंग करवा दी है जो देखने में बिल्कुल ट्रेन के डब्बे जैसे नजर आ रही हैं। वहीं जब छात्रों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे ट्रेन की सवारी कर रही हूँ। बताते चलिए कि ट्रेन के डिब्बे जैसा दिखने वाला ये स्कूल जालौन के उरई के मुख्यालय में मौजूद है, जो कि एक प्राइवेट विद्यालय है और यहाँ पर प्रबंधन संभाल रही हैं प्रिंसिपल ने। बातचीत के दौरान जो है बता दें आपको कि बताया कि सोशल मीडिया के जरिए पहले वो पेंटिंग्स के बारे में तमाम तरीके की रिसर्च की उन्होंने और फिर उसके बाद स्कूल की ट्रेन के डब्बे के माफिक जो है उसको रूप दे दिया। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी। नमस्कार।